Hello dear students, welcome to our channel. Today's we are going to discuss about fluid and electrolyte balance. हमारा जो नया आज का टॉपिक है वो है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इम्बैलेंस, सारा कुछ हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे. कैसे हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड का मैनेज होता है, कौन सा कंपार्टमेंट में कितना फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस फ्लूइड का वहाँ पे क्या फंक्शन है, किस तरीके से सेमी जो भी फ्लूइड होते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो कैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होते हुए सेल के एक साइड से दूसरे साइड में कैसे मूव कर रहे हैं, वो सारा कुछ हम इस सीरीज़ के अंदर अब देखते हुए चलेंगे. ठीक है, तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर. फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो फर्स्ट वन यही है हमारा पॉइंट कि फ्लूइड हमारी बॉडी के हर कंपार्टमेंट में, लगभग हर कंपार्टमेंट के अंदर क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है. ठीक है, ईच कंपार्टमेंट के अंदर हमारी बॉडी के अंदर कोई ना कोई फ्लूइड होगा, चाहे वो लिम्फ होगा, चाहे वो ब्लड होगा, चाहे वो कोई भी साइनोवियल फ्लूइड हो सकता है, कोई भी जॉइंट फ्लूइड हो सकता है, पेरिटोनियल फ्लूइड हो सकता है, कुछ भी हो. लेकिन डेफिनेट है कि हमारी बॉडी के कोई ना कोई कंपार्टमेंट में, जो भी कंपार्टमेंट है, उन हर कंपार्टमेंट्स के अंदर लगभग फ्लूइड है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है. ठीक है, हर कंपार्टमेंट के अंदर बॉडी है वो फ्लूइड कंटेन करके रहती है. ठीक है, नेक्स्ट वन है कि हर कंपार्टमेंट का बॉडी के जो भी कंपार्टमेंट्स हैं, हर कंपार्टमेंट का एक पर्टिकुलर कंपोजिशन है. ठीक है, पर्टिकुलर कंपोजिशन का मतलब है कि पर्टिकुलर एक स्ट्रेंथ है कि कौन सा फ्लूइड किस स्ट्रेंथ के साथ या किस इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ किस सेल के कौन से साइड में प्रेजेंट होगा. सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर कितना कंसंट्रेशन होगा, उसका इंट्रा सेलुलर क्या कंसंट्रेशन है, तो वो डिफरेंट है. और दोनों साइड के अंदर कंसंट्रेशन है सॉरी दोनों साइड के अंदर जो सेल का जो भी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का जो कंसंट्रेशन है, मान लीजिए ये कोई भी सेल है. ठीक है, इस सेल के अंदर ये सारे ऑर्गेनल्स आ गए हैं और इस सेल के अंदर क्या है, इस सेल के बाहर की तरफ कोई फ्लूइड प्रेजेंट है. एक तो बाहर की तरफ, सेल के बाहर की तरफ फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एक सेल के अंदर फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है. तो ये दोनों कंपार्टमेंट्स हैं, इनके अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स वो प्रेजेंट होते हैं और वो एक पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन के अंदर उनका होना काफ़ी ज़रूरी होता है. जो भी हमारा होम्योस्टेसिस मेंटेन होता है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन रखने के लिए जो भी फ्लूइड है, जो सेल के जो भी कंपार्टमेंट्स है, चाहे वो इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट हो, चाहे वो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट हो, दोनों कंपार्टमेंट के अंदर उसका पर्टिकुलर कंपोजिशन होना जरूरी होता है. ठीक है, तो ये सेकेंड वन पॉइंट के अंदर ये बताया गया है कि ईच कंपार्टमेंट हैज़ ए पर्टिकुलर कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड. ठीक है, हर कंपार्टमेंट के अंदर जो भी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका एक अलग कंपोजिशन पाया जाता है. ठीक है, जो हमारी बॉडी की जो नॉर्मल सेल्स हैं, उनकी जो भी हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं, उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए जो भी हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट है, उनका राइट कंपार्टमेंट के अंदर राइट अमाउंट में होना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है, राइट कंपार्टमेंट के अंदर राइट अमाउंट में होना बहुत ही ज़रूरी होता है. देखिए इस पॉइंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, इस पॉइंट से ही समझिएगा, राइट कंपार्टमेंट के अंदर राइट कंपोजिशन होना ज़रूरी है. मान लीजिए हम इसको मान लेते हैं, सेल मान लेते हैं, ये कोई हमारी सेल है. तो इस सेल के इन साइड में क्या होगा, पोटेशियम प्रेजेंट होगा और बाहर की साइड में क्या है, सोडियम प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पर जो सोडियम का अमाउंट है और यहाँ पर जो पोटेशियम का अमाउंट है, वो एक जो भी पर्टिकुलर अमाउंट होना चाहिए, जो भी रिक्वायर्ड है इस सेल की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, जो रिक्वायर्ड है पोटेशियम और सोडियम दोनों का, जो एक नॉर्मल लेवल, जो नॉर्मल लेवल जो रिक्वायर्ड है, वो अगर रिक्वायर्ड है तो ही ये सेल्स क्या करेंगी, प्रॉपर नॉर्मल फंक्शनिंग कर पाएंगी. वरना इनकी फंक्शनिंग के अंदर क्या हो सकते हैं, चेंजेज आ सकते हैं. मान लीजिए अगर ये सोडियम है वो अंदर ज़्यादा चला जाए, ठीक है, सोडियम का इनफ्लक्स हो जाए इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर और पोटेशियम का आउटफ्लक्स होकर के पोटेशियम वो बाहर की तरफ निकल जाए. ठीक है, सोडियम अंदर चला जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो गया, सोडियम और पोटेशियम का इम्बेलेंस हो गया. सोडियम प्लस के प्लस का इम्बेलेंस हो रहा है. अब इस इम्बेलेंस की वजह से क्या हो सकता है, इस सेल की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी. ठीक है, फिजियोलॉजी डिस्टर्ब्ड फिजियोलॉजी वो क्या हो जाती है, इसकी डिस्टर्ब हो जाती है. तो इसी के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी कंपार्टमेंट है, सेल का जो भी कंपार्टमेंट है, चाहे वो इंटरसेलुलर कंपार्टमेंट होगा, चाहे वो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट होगा, हर कंपार्टमेंट के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर जो भी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का जो कंपोजिशन होता है, तो वो राइट अमाउंट के अंदर होना चाहिए और राइट कंपार्टमेंट में होना चाहिए. ठीक है, राइट कंपार्टमेंट में होने, राइट अमाउंट का मतलब है इसका लेवल नॉर्मल होना चाहिए दोनों का. ठीक है, जैसे कि 135
टू 145 MEQ पर लीटर होता है, ठीक है। और सोडियम इसका पोटेशियम का होता है 3.5 टू 5.1 MEQ पर लीटर। तो ये सारा लेवल है वो एक नॉर्मल लेवल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर सोडियम और पोटेशियम के लेवल में कुछ भी चेंजेज आएंगे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है उसकी वजह से जो नॉर्मल सेल है उसकी फिजियोलॉजी के अंदर क्या हो जाएगा, डिस्टर्बेंस आ जाएगा, ठीक है। ये समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। और जो भी ये सेल्स के जो ये भी पार्ट जो ये कंपार्टमेंट्स है, सेल के जो भी कंपार्टमेंट है, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे थे सेल की बात कर रहे थे, देखिएगा सेल की बात कर रहे थे कि ये जो पर्टिकुलर सेल है, ये जो पर्टिकुलर सेल है और ये उसका हो जाएगा न्यूक्लियस। तो इस सेल के अंदर और बाहर मतलब जो कंपार्टमेंट्स हैं उनको डिवाइड करने के लिए, ठीक है, ये है इंट्रा और ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ठीक है। इंट्रा सेल्यूलर और ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर। तो इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर को डिवाइड करने के लिए बीच में एक मेम्ब्रेन पाई गई है, ठीक है। ये क्या है, एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये मेम्ब्रेन क्या कर रही है, इस कंपार्टमेंट को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, ये इनको सेपरेट रख रही है। तो इसे बोलते हैं अपन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये सारा है इसके बारे में, ठीक है, कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में एक ब्रीफ नॉलेज अपन ने यहाँ पे गेन किया है कि भाई क्या कंपोजिशन होता है, ठीक है, कौन से कंपोजिशंस हैं, वो कहाँ कंपार्टमेंट होते हैं, उन कंपार्टमेंट के अंदर क्या होना ज़रूरी है, कंपार्टमेंट कैसे डिवाइड किया गया है, ये सारा कुछ हमने देख लिया है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि जो ये इसमें से आप देख सकते हैं कि इंट्रा सेल्यूलर जो फ्लूइड होता है, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का मतलब है वो फ्लूइड जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। इंट्रा सेल्यूलर वो फ्लूइड है जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इससे बताया, ये जो एग्जाम जो बताया जा रहा है, ठीक है, ये वाला कितना परसेंट है, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कितना है, 70% है। इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कितना है, 70% है। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वो फ्लूइड, ठीक है, ये था इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, और ये था आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, जो सेल है उसके बाहर की तरफ है। तो सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर है, ठीक है। ये वाला देखिए, ये वाला आ जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर में और ये वाला रहेगा इंट्रा के अंदर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो कितना होता है, 30% होता है। अब इस 30% का भी डिफरेंट के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, तो ठीक है। फर्स्ट वन है इंटरस्टिशियल, जो कि कितना होता है 22। इंटरस्टिशियल का मतलब है ये जो दो सेल्स हैं आपको दिख रही होंगी, ठीक है, ये वाली सेल और एक ये वाली, इन सेल के बीच में जो जगह प्रेजेंट है ना, ये जो जगह प्रेजेंट है यहाँ पर, जहाँ पर ये चल रहा है, मेरा पेन चल रहा है, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड प्रेजेंट है यहाँ पर, उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जहाँ पर ये राउंड राउंड आपको दिखाई दे रहा है वो क्या कहलाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाता है, ठीक है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड वो कितना होता है, 22% होता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है वो कितना होता है, 22% होता है। उसके बाद आता है आपका इंट्रावेस्कुलर। इंट्रावेस्कुलर वो फ्लूइड होगा जो विथ इन द ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स के अंदर पाया जाएगा, विथ इन द ब्लड वेसल्स। जो भी ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो कहलाता है आपका इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड कितना होता है, 6%। तो 22 और 6 कितने हो गए, 28 हो गए यहाँ तक, ठीक है। अब बचा हुआ 2% कहाँ कहाँ प्रेजेंट है वो देखिए। CSF कैनाल के अंदर जो CSF रन कर रहा है, CSF का फ्लो हो रहा है, वो प्रेजेंट है। लिम्फेटिक टिश्यूज और साइनोवियल फ्लूइड्स है, जॉइंट्स के अंदर है, लिम्फेटिक टिश्यूज के अंदर लिम्फ फ्लूइड है। तो वो सारा फ्लूइड आपको 2% के अंदर यहाँ पे क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पे मेजर अगर कंपार्टमेंट की बात करें तो दो कंपार्टमेंट है, इंट्रा सेल्यूलर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर। मैक्सिमम हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है वो इंट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट के अंदर प्रेजेंट है। कितना प्रेजेंट है, 70% प्रेजेंट है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट के अंदर कितना है, 30% है। अब इस 30% का जो 22 मैक्सिमम जो पोर्शन है 22%, इस 30% का जो 22% है, ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट है, वो है इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो इंटरस्टिशियल स्पेस क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस है जब सेल्स आपस में जुड़ रही हैं, कनेक्ट कर रही हैं, टिश्यू ऑर्गन जो भी बना रही हैं वो, ठीक है। तो उसके बाद उनके बीच में जो ये छोटा छोटा गैप रह गया है ना, आप देख पा रहे होंगे, ये वाला जो गैप है,
ये वाला जो गैप है ये कहलाता है आपका इंटरस्टिशियल स्पेस, और इस स्पेस में जो भी फ्लूइड भरा हुआ है वो सारा फ्लूइड क्या कहलाता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। इंट्रावेस्कुलर की बात करें तो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड की बात करें तो वो फ्लूइड जो इन ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है, इन ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है, प्रेजेंट है, वो फ्लूइड जो इन ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट है वो कहलाता है आपका इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। ठीक है, उसके बाद आपका ट्रांससेल्यूलर। ट्रांससेल्यूलर का मतलब है कि जो फ्लूइड सेल्स के अलावा कहीं बाहर प्रेजेंट है, कहीं बाहर प्रेजेंट है तो कैनाल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो सेरेब्रोस्पाइनल कैनाल के अंदर सीएसओ प्रेजेंट है, आपका लिम्फेटिक टिश्यूज के अंदर लिम्फ है। ठीक है, और साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर जो भी अपने जॉइंट्स है उनके अंदर साइनोवियल फ्लूइड है वो क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है हमारी बॉडी की। नेक्स्ट वन है इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट होता है, तो इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट का मतलब है कि जो भी फ्लूइड होगा वो कहाँ है, इनसाइड द ब्लड वेसल्स। जो भी फ्लूइड है वो कहाँ पर है, इनसाइड द ब्लड वेसल्स, इनसाइड द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स के अंदर कितना परसेंट था, ये था आपका कितना था, 22%। ठीक है, जो ये किसका पार्ट है, इंट्रावेस्कुलर जो कंपार्टमेंट है वो पार्ट है आपके एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वो पार्ट है आपके एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का, और वो कितना परसेंट प्रेजेंट है, 22%। ठीक है, इंट्रावेस्कुलर का मतलब है जो इस ब्लड वेसल्स के अंदर जो कुछ भी फ्लूइड भरा हुआ है वो सारा आपका क्या कहलाएगा, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड कहलाता है। आई होप आप लोगों को मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही लेक्चर वीडियो समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट वन है इंट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट। तो इंट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट की अगर हम बात करें, इंट्रासेल्यूलर कंपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो इंट्रासेल्यूलर कंपार्टमेंट का मतलब है, इंट्रा मतलब अंदर की तरफ, मतलब इनसाइड। ठीक है, इनसाइड, और सेलुलर मतलब सेल के अंदर, जो सेल के अंदर प्रेजेंट है वो क्या कहलाएगा, मतलब यहाँ पर देखिए आप इंट्रासेल्यूलर ये वाला जो फ्लूइड है वो कहलाता है सेल का इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, ये इंट्रासेल्यूलर क्या है, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है। और ये इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड कितना होता है 70%। ठीक है, अभी आप लोगों ने हमने देखा था यहाँ पे कितना परसेंट बता रहे हैं, 70%। ठीक है, 70% क्या था आपका, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड था। ठीक है, और ये इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है वो क्या है, ठीक है, वो कहाँ पे प्रेजेंट है, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड कहाँ पे प्रेजेंट है, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड प्रेजेंट है कहाँ पे, विद इन द सेल के इनसाइड के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो फ्लूइड क्या कहलाता है आपका, इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड है। ठीक है, मोस्ट 70% होता है, ये कितना होता है, 70%। तो इसमें ये नेक्स्ट पॉइंट यही कहना चाह रहा है कि जो मोस्ट फ्लूइड है हमारी बॉडी के अंदर, मोस्ट जो भी फ्लूइड होता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, इनसाइड द सेल के इनसाइड में ही वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ना कि बाहर होता है। सेल के अंदर की तरफ देखिए आप, इंट्रासेल्यूलर जो फ्लूइड है उसका वॉल्यूम कितना है, टोटल फ्लूइड वॉल्यूम का 70% क्या है, सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर मैक्सिमम जो फ्लूइड होता है वो कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है। नेक्स्ट वन है एक्स्ट्रा सेल्यूलर। तो इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब है, एक्स्ट्रा का मतलब यहाँ पे हो गया आपका आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड। अब इस आउटसाइड है, सेल के आउटसाइड में जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है वो क्या कहलाता है आपका, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। अब तो आउटसाइड की बात करें हम, तो आउटसाइड में ये देखो ये वाला जो फ्लूइड है यहाँ पे, ठीक है, और इसी फ्लूइड को हम बोल सकते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये वाला जो फ्लूइड है ना वो सारा फ्लूइड क्या कहलाएगा आपका, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, जो सेल के बाहर की तरफ प्रेजेंट है। ठीक है, सेल के बाहर की तरफ जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो कहलाता है आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, वो कहलाता है आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड कहलाता है। ठीक है, आउटसाइड द सेल। और इसके अंदर कौन कौन से हैं जो सेल के बाहर प्रेजेंट होते हैं, वो आपका होता है ब्लड होता है, वो इंट्रावेस्कुलर होता है, लिम्फ होता है, तो जो लिम्फ होता है वो जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होता है, बोन है, बोन के अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है, बोन मेरो के रूप में। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज है, ठीक है, ब्लड वगैरह सारा कुछ इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन है कि एक नया पॉइंट आता है हमारे पास। अब ये पॉइंट आता है अपना थर्ड स्पेसिंग
स्पेसिंग, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत बार इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि थर्ड स्पेसिंग क्या होती है, थर्ड स्पेसिंग क्या होती है। बहुत आप जैसे ही प्रैक्टिस में जाओगे, क्लिनिकल फील्ड्स में प्रैक्टिस करने के लिए जाओगे, तो आप देखोगे कि थर्ड स्पेसिंग का नाम आप बार बार सुनोगे, ठीक है। तो थर्ड स्पेसिंग है वो क्या होता है? थर्ड स्पेसिंग का मतलब होता है जब भी कोई फ्लूइड है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, उसका अक्यूमुलेशन अगर किसी भी बॉडी स्पेस के अंदर हो जाता है, किसी बॉडी स्पेस के अंदर हो जाता है जहाँ पे नॉर्मली फ्लूइड है वो प्रेजेंट बहुत ही लिटिल अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेशन हो जाता है, उस कंडीशन को क्या कहते हैं अपन? थर्ड स्पेसिंग कहते हैं। थर्ड स्पेसिंग का मतलब है अगर बॉडी के किसी भी एक्चुअल और पोटेंशियल बॉडी स्पेस के अंदर, या तो एक्चुअल स्पेस है या फिर पोटेंशियल यहाँ बना दिया गया है, ठीक है, उस स्पेस के अंदर अगर बॉडी का जो भी फ्लूइड है उसके अक्यूमुलेशन हो जाता है, चाहे वो किसी भी इंजरी की वजह से एज ए रिजल्ट ऑफ एनी डिजीज कंडीशन, और चाहे वो एनी इंजरी की वजह से हुआ, उसे कहते हैं अपन थर्ड स्पेसिंग, ठीक है। अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन एक्चुअल और पोटेंशियल बॉडी स्पेस एज ए रिजल्ट ऑफ डिजीज एंड इंजरी। कोई भी डिजीज और इंजरी की वजह से जो भी फ्लूइड है उसका अक्यूमुलेशन हुआ है बॉडी की एक्चुअल और पोटेंशियल बॉडी स्पेस के अंदर, वो क्या कहलाता है? आपका थर्ड स्पेसिंग कहलाता है, ठीक है। और ये जो थर्ड स्पेसिंग के अंदर जब फ्लूइड चला जाता है, जब फ्लूइड थर्ड स्पेसिंग के अंदर चला जाता है, तो वो फ्लूइड फिजियोलॉजिकल बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। नॉट अवेलेबल फॉर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, नॉट अवेलेबल फॉर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए वो जो फ्लूइड है वो क्या नहीं होगा अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर जो फ्लूइड होता है वो क्या कर लिया जाता है? ट्रेप कर लिया जाता है, ठीक है। ट्रेप कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, उसको पकड़ लिया जाता है, जैसे आएगा उसको अक्यूमुलेशन ही उसका स्टार्ट हो गया, वहाँ से उसको निकल नहीं पाता है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ हो सकता है? आप देखिए, थर्ड स्पेसिंग हो सकती है, हो सकता है पेरिकार्डियल, आपने नाम सुना होगा पेरिकार्डियल इफ्यूजन, वो इसका अच्छा सा एग्जाम्पल है, ठीक है। प्लूरल इफ्यूजन आपने नाम सुना होगा। पेरिटोनियल तो असाइटिस के अंदर क्या होता है? पेरिटोनियल केविटी के अंदर क्या होता है? पेरिटोनियल केविटी के अंदर क्या होता है? फ्लूइड का एक्सेसिव अक्यूमुलेशन हो जाता है, ठीक है। जॉइंट और केविटी के अंदर साइनोवियल फ्लूइड है, अगर स्वेलिंग वगैरह इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो वहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड है, वो क्या होता है? इन्फेक्टेड होकर के जो अमाउंट ऑफ साइनोवियल फ्लूइड है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज होता है, और जॉइंट है वो स्वेल हो जाता है, ठीक है। ट्रोमा और बर्न की वजह से ये सारे कंडीशन है वो अराइज हो सकती हैं। ट्रोमा और बर्न की कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है? कि कंडीशन है वो अराइज हो सकती हैं, ठीक है। तो थर्ड स्पेसिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? अक्यूमुलेशन हो रहा है। थर्ड स्पेसिंग में क्या हो रहा है? देखिएगा, अक्यूमुलेशन हो रहा है। किस चीज़ का अक्यूमुलेशन हो रहा है थर्ड स्पेसिंग में? अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड कहाँ हुआ? अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड कहाँ हुआ? एक्चुअल और पोटेंशियल, पोटेंशियल बॉडी स्पेस, एक्चुअल और पोटेंशियल बॉडी स्पेस, एक्चुअल और पोटेंशियल बॉडी स्पेस। एक्चुअल और पोटेंशियल बॉडी स्पेस का मतलब यहाँ पर ये है, हो सकता है कोई केविटी हो हमारी बॉडी के अंदर, पहले से बहुत सारी केविटीज है, ठीक है, तो उस केविटी में एक्यूमुलेशन हो जाए, या फिर कोई भी टिश्यू उसके चारों तरफ सराउंडिंग द टिश्यूज, जो भी टिश्यूज है उनके सराउंडिंग्स में अगर एक्यूमुलेशन हो जाता है तो वो कहलाता है आपका थर्ड स्पेसिंग कहलाता है। और ये जो थर्ड स्पेसिंग के अंदर जो फ्लूइड आया है वो क्यों आया? एज ए रिजल्ट ऑफ डिजीज कंडीशन, कोई भी डिजीज है उसकी कंडीशन की वजह से हो सकता है, और इट मे बी ड्यू टू एनी टिश्यू ट्रोमा और इंजरी, कोई भी जो इंजरी हुई है उसकी वजह से भी वहाँ पे क्या हो सकता है? फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो सकता है, ठीक है। और ये जो थर्ड स्पेसिंग में जो फ्लूइड जाता है वो फ्लूइड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए अवेलेबल नहीं होता है, वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है, जो थर्ड स्पेसिंग में जब कोई फ्लूइड चला जाता है या जब थर्ड स्पेसिंग के अंदर फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है? उस फ्लूइड लॉस को एग्जामिन करना या मॉनिटर करना क्या हो जाता है? हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, डिफिकल्ट हो जाता है। इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड लॉस हो जाता है। असेसिंग द इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड लॉस कॉज्ड बाय थर्ड स्पेसिंग इज डिफिकल्ट। वो क्या है? डिफिकल्ट होता है। अब डिफिकल्ट कैसे होगा? ठीक है, अगर आप पेशेंट का वेट करने जाओगे,
वेट करने जाओगे तो क्या होगा, जो बॉडी का फ्लूइड था वो है कहाँ, बॉडी के अंदर है, मतलब बाहर नहीं निकला, उसने क्या किया, अपनी जगह बदली है। आप उसने क्या, बॉडी के फ्लूइड ने क्या किया, जगह बदली है, तो वो वेट में तो आपको वैसे भी पता नहीं लगता। और वेस्कुलर के अंदर हो सकता है कि बॉडी का रेस्पॉन्स हुआ हो, बॉडी ने क्या किया, ऑटोनोमिक रेस्पॉन्स से अपना ब्लड प्रेशर वगैरह है वो मेंटेन कर लिया, तो उससे भी आप वेस्कुलर वॉल्यूम से भी आप पता नहीं लगा पाते हो। ठीक है, ये तो जब किसी ऑर्गन को, ठीक है, ना तो ये वेट चेंजेस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ना ही आपको बहुत कोई वेस्कुलर चेंजेस के अंदर मिलेंगे। ये थर्ड स्पेसिंग के अंदर जो फ्लूइड है वो अक्यूमुलेट होने के बाद आपको कब पता लगेगा कि थर्ड स्पेसिंग हो रही है, ठीक है, ये तब पता लगेगा जब ये फ्लूइड, जब ये जो कलेक्शन ऑफ फ्लूइड हुआ है किसी भी ऑर्गन के पास, तो ये जो फ्लूइड है वो क्या करेगा, उस पर्टिकुलर ऑर्गन की जो फंक्शनिंग है, जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, उसको वो क्या करेगा, हैम्पर करेगा, अल्टर करेगा, उसको डिस्टर्ब करेगा, तब जाकर के वहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, अराइज होते हैं। ठीक है, तो ये इसका पता कब लगेगा, जब कोई भी जो फ्लूइड था वो क्या करेगा, माल फंक्शनिंग ऑफ एनी ऑर्गन और सिस्टम, वो किसी भी ऑर्गन की जो फंक्शनिंग है उसको क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, ठीक है, या डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, तब आपको पता लगेगा कि थर्ड स्पेसिंग के अंदर जो फ्लूइड था वो कलेक्शन हुआ है। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट में कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वन है एडिमा। ठीक है, एडिमा। ठीक है, तो एडिमा का मतलब क्या होता है, मोस्ट कॉमन है, बहुत बार हम बहुत सारी डिजीज कंडीशंस के अंदर देखते हैं, फ्लूइड ओवरलोड के अंदर, रीनल डिजीजेस के अंदर, ठीक है, कार्डियक डिजीजेस के अंदर आपको बहुत बार आपको एडिमा वगैरह देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें देखिए कि एडिमा क्या होता है, एडिमा होता है इज एक्सेसिव एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक है, जो भी ये है आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये। ठीक है, फ्लूइड का अक्यूमुलेशन, जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड के जब इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो फ्लूइड है, एक्सेस फ्लूइड है, जो फ्लूइड का अक्यूमुलेशन, जब एक्सेसिव फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाता है कहाँ पे, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, उसे क्या कहते हैं, एडिमा कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस कहाँ था, तो मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लेके जाना चाहूँगा वापस, जो हमारी स्लाइड थी उसके अंदर। ठीक है, तो हमारी स्लाइड थी जिसके अंदर मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ वो ये है। ठीक है, ये वाली जो स्लाइड है, आप मान लीजिए स्लाइड को देखो, आप इस स्लाइड को थोड़ा सा अपन जूम कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा क्लीनिंग करके वापस समझाता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए जो ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो ये वाला फ्लूइड है, ये नॉर्मली प्रेजेंट है। ठीक है, नॉर्मली ये क्या है, प्रेजेंट है। लेकिन अगर यही फ्लूइड, जो भी मैंने ब्लैक डॉट्स बनाए वो क्या है, फ्लूइड बनाए, नॉर्मल इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर ये क्या है, फ्लूइड है वो प्रेजेंट है। लेकिन अगर यही फ्लूइड यहाँ पर इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से अगर एक्सेसिव फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाता है, वो क्या कहलाता है, आपका एडिमा। यहाँ पर अगर आप एक्सेसिव फ्लूइड का अक्यूमुलेशन कर दोगे, यहाँ पर आप अगर एक्सेसिव फ्लूइड का अक्यूमुलेशन कर दोगे, ठीक है, एक्सेसिव बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर जब हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लूइड का अक्यूमुलेशन होगा, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, उस कंडीशन के अंदर उस जो भी कंडीशन होगी उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, एडिमा कहा जाता है। ठीक है, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर क्या हो रहा है, एक्सेसिव अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड हो रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, एडिमा कह देंगे। ठीक है, आई होप आपको मेरे द्वारा जो भी डायग्राम के थ्रू जो भी समझाया गया वो आपको समझ में आया हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उनका आंसर करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कहाँ पढ़ रहे थे अपन, हम पढ़ रहे थे यहाँ पे। ठीक है, अब ये एडिमा हुआ क्यों, ये जो एडिमा है वो अकर क्यों हुआ, इसकी ये कोज क्या है, इसका एडिमा कोज होने का जो मेन कोज है, जो मेन कारण होगा वो होगा चेंजेज इन ऑनकोटिक प्रेशर, चेंजेज इन ऑनकोटिक प्रेशर, चेंजेज इन ऑनकोटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर, चेंजेज इन ऑनकोटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, कैपिलरी की परमेबिलिटी में कोई चेंज हो गया होगा, या लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हुआ होगा। तो इन कारणों की वजह से क्या हो सकता है, आपका उनको जो आपका जो फ्लूइड है, जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है या जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है, वो क्या करेगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, और जब ये एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एडिमा कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा समझिएगा कि ऑनकोटिक प्रेशर है, तो ऑनकोटिक प्रेशर की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ऑनकोटिक प्रेशर की बात करें तो ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है, जो भी हमारा ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर ही फ्लो करे, उसके लिए क्या होता है, ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। और ऑनकोटिक प्रेशर को कौन मेंटेन करती है, एल्ब्यूमिन मेंटेन करती है।
ब्लड की एक प्रोटीन होती है जिसका लीवर के थ्रू सिंथेसिस होता है, एल्ब्यूमिन, वो क्या करती है, मेंटेन द ऑनकोटिक प्रेशर, मेंटेन द ऑनकोटिक प्रेशर, ऑनकोटिक, ठीक है, ये ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन रखती है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है, इसको ये प्रेशर कौन सा होता है, इट इज द प्रेशर दैट इज exerted by the blood on the wall of blood vessels, ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो कहलाता है, ब्लड वेसल जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है उसको बोला जाता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब हो सकता है कि वहाँ पे फ्लूइड ओवरलोड की वजह से हो सकता है आपका ये, ठीक है, फ्लूइड ओवरलोड की वजह से हो सकता है, कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ जाए तो क्या होगा, अगर कैपिलरी की परमेबिलिटीज बढ़ जाएंगी तो क्या होगा, जो फ्लूइड है वो धीरे धीरे एस्केप करना शुरू करेगा, ठीक है, फ्लूइड है वो एस्केपिंग करना शुरू कर देगा, कहाँ पे, इंटरस्टिशियल स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर वो क्या कर देगा, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर एस्केप करना शुरू कर देता है। तो ये सारे, और लिम्फेटिक, अगर किसी भी रीजन की वजह से अगर लिम्फेटिक फ्लो है वो अगर ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो वो भी वो एक्सेसिव होने के बाद क्या होगा, वो आकर के इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, और जब जो भी फ्लूइड है वो अगर इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर अगर जमा होगा तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं एडिमा। देखिए यहाँ पर इस इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं कि इस जो भी बच्चा है उसकी लैग है उसके ऊपर देखो ये एडिमा हो रखा है, ठीक है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ से देखो, ये देखो, ये वाला एडिमा है, ये वाला जो लेग के ऊपर है वो सारा एडिमा आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसा आपको ऑब्जर्व करने को मिल सकता है ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। अब एडिमा उसके टाइप्स आए हैं, ठीक है, एडिमा के जो टाइप्स हैं, एडिमा के टाइप्स की बात करें तो एडिमा के टाइप्स में फर्स्ट वन एडिमा होता है लोकलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब होता है स्टूडेंट्स की, लोकलाइज्ड का मतलब है किसी पर्टिकुलर रीजन या किसी बॉडी के किसी भी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर अगर एडिमा हुआ है तो वो क्या कहलाता है आपका लोकलाइज एडिमा। अब ये लोकलाइज एडिमा है वो हो सकता है आपको किसी ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से होगा, ठीक है, सर्जरी की वजह से होगा, बर्न या लोकल कोई इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है उसकी वजह से अब आपको ये एडिमा हो सकता है, ठीक है, ठीक है, किसी लोकल बॉडी के किसी भी लोकल पार्ट के अंदर, किसी भी लोकल रीजन के अंदर, बॉडी के किसी भी लोकल रीजन के अंदर, किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर अगर एडिमा हो रहा है तो वो कहलाता है लोकलाइज एडिमा। और उसका रीज़न हो सकता है कि आपको कोई इंजरी हुई हो, कोई एक्सीडेंट हुआ हो, ठीक है, आपकी सर्जरी हुई हो, तो सर्जरी के बाद भी क्या होता है, नॉर्मली टिश्यू इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होती है, वहाँ पे एडिमा वगैरह शुरू हो जाता है, ठीक है। बर्न की कंडीशन के अंदर लोकल कोई इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है, लोकल इन्फेक्शन है, उसकी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है, उस वजह से भी आपको देखने को मिल सकता है। इस डायग्राम में आप देखेंगे कि इस बच्चे के एक फिंगर के ऊपर क्या है, एडिमा हो रखा है, इसे बोलते हैं लोकलाइज्ड एडिमा। बाकी की सारी जो फिंगर्स है, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये वाली, इस पर आपको एडिमा देखने को मिल रहा है, लेकिन बाकी जो फिंगर्स है वो क्या है, बच्चे की नॉर्मली प्रेजेंट है, ठीक है, ये वाली पे एडिमा है, बाकी नॉर्मली सारी की सारी ये वाली एडिमा, बाकी सारी नॉर्मल, ठीक है। तो ये है लोकलाइज्ड एडिमा। नेक्स्ट है जर्नलाइज्ड एडिमा। जर्नलाइज्ड एडिमा है मोस्ट कॉमनली आपको किस कंडीशन के अंदर देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, मोस्ट कॉमनली जो जर्नलाइज्ड एडिमा है वो आपको रीनल डिसऑर्डर्स में देखने को मिलेंगे, रीनल डिसऑर्डर्स, कार्डियक डिसऑर्डर्स, इन कंडीशंस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और जो जनरलाइज्ड एडिमा है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एनासार्का। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनासार्का क्या होता है। एनासार्का क्या है, जर्नलाइज्ड एडिमा ऑन बॉडी या जर्नलाइज्ड बॉडी एडिमा, ठीक है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से आपके पास कि एनासार्का क्या होता है, ठीक है। तो इसको प्लीज़ आप नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा कि एनासार्का क्या है। एनासार्का का मतलब है जनरलाइज्ड एडिमा। पूरी बॉडी पे अगर स्वेलिंग आ रखी है, पूरी बॉडी पे अगर एडिमा हो रखा है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, एनासार्का कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, पूरी बॉडी के ऊपर क्या हो जाता है, पूरी जो बॉडी का जो भी पूरी बॉडी के अंदर जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेस होता है, उस स्पेस के अंदर क्या होता है, एक्सेसिव फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिस वजह से क्या हो सकता है, वहाँ पे क्या होता है, पूरी बॉडी के अंदर एनासार्का डेवलप
हो जाते हैं, पूरी बॉडी के अंदर एडिमा डेवलप हो जाता है। अब इसका मेन रीज़न हो सकता है लीवर फेलियर हो, रीनल कंडीशन है, कार्डियक कंडीशंस हैं, ठीक है। तो ये इसके रीज़न होते हैं, क्योंकि ये सारे जो ऑर्गन्स अभी हमने बताए हैं, ठीक है। रीनल कार्डियक की बात करें तो कार्डियक क्या होता है, ब्लड प्रेशर वगैरह मॉनिटर करता है, ठीक है, बीपी वगैरह मॉनिटर करता है। साथ के साथ ये क्या करता है, कार्डियक सिस्टम अगर इम्पेयर्ड होगा तो क्या होगा, रीनल ब्लड फ्लो हैम्पर हो जाएगा, रीनल ब्लड फ्लो, रीनल ब्लड फ्लो। अब रीनल ब्लड फ्लो, मान लीजिए किडनी के पास ब्लड ही नहीं आ रहा तो किडनी फिल्टर कहाँ से करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली फ्लूइड का क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट वन है रीनल कंडीशन। रीनल कंडीशन की बात करें, ठीक है, CRF, क्रोनिक रीनल फेलियर, ठीक है, AT एंड एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन ऐसी हैं, या रीनल फेलियर एक ऐसी कंडीशन है, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, किडनी अपने नॉर्मल फंक्शन से उनको खो देती है, किडनी अपने नॉर्मल फंक्शंस को करना बंद कर देती है, जिस वजह से बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, फ्लूइड का अक्यूमुलेशन हो जाता है। लीवर की बात करें तो लीवर क्या करता है, अगर लीवर अगर बीमार है तो वो क्या नहीं कर पाएगा, ब्लड प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा, ब्लड प्रोटीन सिंथेसिस, ब्लड प्रोटीन सिंथेसिस। अब ब्लड प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा, आपका ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा, ऑनकोटिक प्रेशर कम होगा तो जो आपका फ्लूइड है वो जो इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट से आपका जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में मूव करना शुरू हो जाता है, क्योंकि कैपिलरी की परमेबिलिटीज है वो क्या हो जाएंगी, बढ़ जाती हैं। तो ये सारा है जनरलाइज एडिमा के बारे में। नेक्स्ट वन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड बाय कंपार्टमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड बाय कंपार्टमेंट, की किस कंपार्टमेंट के अंदर कितना फ्लूइड है, नॉर्मली अपन ने पहले भी देख लिया है, ठीक है। तो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है वो कितना होता है, 70%। मैक्सिमम फ्लूइड, हमारी बॉडी का मैक्सिमम फ्लूइड हो गया, ये मैक्सिमम फ्लूइड है। तो मैक्सिमम जो फ्लूइड होता है हमारी बॉडी के अंदर वो क्या होता है, इंट्रा सेल्यूलर होता है। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर कितना होता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर आपका प्रेजेंट होगा 30%। अब इस 30% का 22 तो रहेगा इंटरस्टिशियल के अंदर, ठीक है, 22 तो इंटरस्टिशियल है, इंट्रावेस्कुलर है 6%, ट्रांससेल्यूलर है, ठीक है 2%। अब इस ट्रांससेल्यूलर के अंदर देखो ये वाला लिम्फेटिक है, आई के अंदर भी फ्लूइड होता है, जॉइंट के अंदर भी होता है। तो ये सारा क्या हो रहा है, आपका फ्लूइड है वो प्रेजेंट है, ठीक है। आप अब देख सकते हैं कि ये सारा क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूइड बाय द कंपार्टमेंट्स की वेरियस कंपार्टमेंट्स के अंदर हमारी बॉडी के अंदर कितना किस परसेंटेज के अंदर क्या होता है, जो भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो यहाँ पे हमने बता दिया गया, डील कर लिया गया। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। बॉडी फ्लूइड्स की बात करें तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी फ्लूइड होता है उसका मेन फंक्शन होता है जो न्यूट्रिशंस है उनका ट्रांसपोर्ट करना, और जो भी सेल के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको लेकर के आना। जो भी पर्टिकुलर वेस्ट वेस्ट रिमूव के लिए जो पर्टिकुलर ऑर्गन है वहाँ तक उन टारगेट तक लेकर के जाना। तो मेन फंक्शन हमारी बॉडी फ्लूइड का, फ्लूइड क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर, ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिशन, पहला फंक्शन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिशन एंड कैरी द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द सेल, ये हो गया उसका दूसरा फंक्शन। न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट करना और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना क्या काम है, बॉडी के फ्लूइड्स का काम है, ठीक है। हमारी बॉडी के जो टोटल वेट होता है, हमारी बॉडी का जो टोटल वेट होता है उसका 60% होता है हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है, ठीक है। टोटल वेट का 60% क्या होता है, हमारी बॉडी का फ्लूइड होता है, ठीक है। दूसरा है ओल्डर एडल्ट के अंदर क्या होता है, यही चीज़ 55%, और बच्चों के अंदर मैक्सिमम फ्लूइड प्रेजेंट, बच्चों की बॉडी के अंदर या इन्फेंट्स की बॉडी के अंदर 80% तक फ्लूइड होता है। टोटल बॉडी वेट का 80% क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो ये आप कंपोजिशन याद रखिएगा, ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है या फिर ये जो परसेंटेज अमाउंट है वो याद रखिएगा कि एडल्ट का कितना है, एडल्ट का है आपका 60%, ओल्डर का है सर 55%, और इन्फेंट का है सर 80%। तो ये वाला परसेंटेज अगर आप याद रखोगे तो आपको बहुत सारे आपके जो क्वेश्चन है वो क्या हो सकते हैं, क्लियर हो सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसमें कई बार बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो एडल्ट का जो टोटल बॉडी वेट है उसका कितना परसेंट फ्लूइड होता है, ठीक है, इन्फेंट का कितना होता है, ठीक है। ये चीज़ अगर आपको पता होगी तभी आप आगे जा करके जो अपन फ्लूइड कैलकुलेशन वगैरह पढ़ेंगे, फ्लूइड ओवरलोड पढ़ेंगे उसके बारे में, उसमें आपकी क्या कर पाएंगी, मदद कर पाती हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्फेंट एंड ओल्डर, ठीक है, इन्फेंट एंड ओल्डर नीड टू बी मॉनिटर क्लोजली फॉर फ्लूइड इम्बैलेंस, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है नॉर्मली देखिए
कि इन्फेंट और ओल्डर एडल्ट्स हैं उनके अंदर क्या होना है, क्लोजली मॉनिटर करना है फ्लूइड इम्बैलेंस के लिए, ठीक है। क्लोजली मॉनिटर करना है, क्यों मॉनिटर करना है, क्योंकि फ्लूइड इम्बैलेंस इसलिए मॉनिटर करना है क्योंकि ये जैसे मान लीजिए ओल्डर एडल्ट की एज की बात करें तो इसमें भी बॉडी की फिजियोलॉजी है वो कम हो जाती है, जिस वजह से हो सकता है कि किडनी है, हार्ट है, लीवर है, ये अगर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहे हैं तो बॉडी के अंदर फ्लूइड का क्या हो सकता है, ओवरलोड हो सकता है। जब भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे लीवर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, कार्डियक कैसे कर रहा है, रीनल कैसे कर रहा है, ठीक है। और बच्चा जैसे इन्फेंट्स हैं उनके अंदर क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, जो बॉडी की फंक्शनिंग है वो प्रॉपर स्टार्ट नहीं हो पाती है, ठीक है, नहीं हुई होती है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे डे बाई डे ग्रो करेंगे वैसे वैसे फंक्शनिंग वो प्रॉपर हो जाएगी। इस वजह से क्या हो सकता है, वहाँ पर क्या हो सकता है, फ्लूइड है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं रख पाती, बच्चे की बॉडी है वो पूरी तरह से जो भी फ्लूइड होता है उसको प्रॉपरली मेंटेन नहीं रख पाती है। तो हो सकता है कि वहाँ पर आपका फ्लूइड ओवरलोड या फ्लूइड इम्बैलेंस, ठीक है, फ्लूइड इम्बैलेंस में ओवरलोड और हाइपर और हाइपो दोनों, ओवरलोड आ जाएगा और फ्लूइड डेफिशिएंसी, ये दोनों चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इसलिए जब भी किसी पेशेंट को, जब भी आपका पेशेंट अगर ओल्डर क्लाइंट है या इन्फेंट है या बच्चा है, उस कंडीशंस के अंदर आप जब फ्लूइड एडमिनिस्टर कर रहे हो जो भी वार्ड है उसके अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या करना है, एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप इन दोनों क्लाइंट्स को काफ़ी ज़्यादा अटेंशन के साथ ऑब्जर्व करो ताकि फ्लूइड ओवरलोड या फ्लूइड इम्बैलेंस इन दोनों को आप बचा सको। तो इसीलिए ध्यान रखना है, जब भी वार्ड में ड्यूटी कर रहे होते हैं तो हमें क्या करना होता है, इन्फेंट और ओल्डर क्लाइंट्स का हमें काफ़ी ज़्यादा मॉनिटरिंग करनी पड़ती है क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, इजीली फ्लूइड ओवरलोड या फ्लूइड इम्बैलेंस के केस हैं वो जल्दी हो जाते हैं। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे कंटेंट आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।